हाय एवरीवन, आई एम विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ये हमारी दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हमारे पास एआई जैसी टेक्नोलॉजी भी है और दिन ब दिन दुनिया भर से ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जा रहा है जैसे कि ये पूरी दुनिया बदल सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के टाइम में भी दुनिया भर में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास से घिरे हुए होते हैं और खास करके हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं जिसमें लोग अंधविश्वास की वजह से ऐसे ऐसे क्राइम कर बैठते हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। आज के हमारे इस केस को समझने के लिए हमें इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदनपाले में नायडू परिवार रहता था। इस परिवार में दो बेटियां थी। बड़ी बेटी जिसका नाम था आलेख्या जो कि 27 साल की थी और छोटी बेटी जिसका नाम था साई दिव्या जो कि 22 साल की थी। उनकी मोम पद्मजा जिनकी उम्र 50 साल थी और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जी जिनकी उम्र 55 साल थी। नायडू परिवार का हर एक मेंबर बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम नायडू जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और मिसेस पद्मजा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो कि उन्हें मास्टर ऑफ साइंस में मिली थी और वो मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल में तकरीबन 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रही थी और अब इतने साल वहाँ पे पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये नायडू फैमिली फाइनेंशियली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इस फैमिली में आपस में प्यार भी काफ़ी था और अब ये दोनों माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते थे और अब ये दोनों माँ बाप अपनी दोनों बेटियों के 12th तक स्ट्रिक्टली वॉच रखे हुए थे कि तुम अच्छे से पास हो जाओ, अच्छे से नंबर लाओ, ताकि आगे जाके तुम अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर अच्छी जॉब कर सको। लेकिन जैसे ही इन दोनों बेटियों ने 12th कंप्लीट कर लिया था, फिर दोनों माँ बाप ने अपनी बेटियों को अपनी मर्जी का करियर, अपनी मर्जी का कॉलेज और अपनी मर्जी का कोर्स सिलेक्ट करने दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज आज के टाइम में भी कई सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को उनकी चॉइस की स्टडी नहीं करने देते। अब उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने बेंगलोर में अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे जाने का सोचा और उसने सोचा कि AR रहमान डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में वो एडमिशन लेगी। साई दिव्या को म्यूजिक इंडस्ट्री में एज ए बैकबोन काम करना था। बैकबोन का मतलब जो कि पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। अब ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है कि साई दिव्या को मैनेजमेंट में काम करना था या फिर सोलो आर्टिस्ट के साथ काम करना था, लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक के पास रहना चाहती थी बस। और वहीं उनकी बड़ी बेटी आलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कंप्लीट किया और अब वो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब साल 2020 में ये नायडू फैमिली अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। इस फैमिली का हर एक मेंबर पढ़ा लिखा था और ये पूरी फैमिली शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और ये पूरी फैमिली हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए भगवान शिव का शुक्रिया अदा करते थे और ये पूरा परिवार हमेशा विदाउट एनी डिस्किप शिव भगवान की हर दिन पूजा करते थे। फैमिली का हर एक मेंबर पूजा करता था और जब भी इस फैमिली में कुछ नई बात होती थी, जब भी कोई खुशी की बात होती थी, तब ये लोग हवन करवाते थे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। गॉड के अंदर बिलीव रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। जब मिसेस पद्मजा का प्रमोशन हुआ था तब इस पूरी फैमिली ने बहुत ही बड़ा हवन करवाया था और अब यही वैल्यूज़ और यही संस्कार इन दोनों माँ बाप ने अपनी बेटियों को भी दिए थे। और अब उनकी बड़ी बेटी आलेख्या सोशल मीडिया पे कई बार भगवान के बारे में पोस्ट डाला करती थी, गुडविल के बारे में पोस्ट किया करती थी, पॉजिटिव थॉट्स के बारे में पोस्ट किया करती थी। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स को भी मालूम था कि ये पूरी फैमिली गॉड में कितनी डिवोटेड है। और आलेख्या जब बाहर पढ़ने गई थी तो बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरह विदाउट एनी एस्केप हर दिन शिव भगवान की पूजा करती थी। और अब 2020 में जब कोरोना का टाइम चल रहा था, ये दोनों बेटियां अपनी अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी इन दोनों माँ बाप ने दोनों बेटियों को अपने पास बुला लिया अपने नए घर में और सडनली यहीं से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। 23 जनवरी 2021 को नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी।
उनके कॉलीग्स ने बताया था कि ये लोग कोई बहुत ही बड़ी पूजा करवाना चाह रहे थे अपने सारे दोष मिटाने के लिए, जिसकी प्रिपरेशन के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। इसीलिए वो दोनों कुछ दिन पहले से ही छुट्टी मांग रहे थे। और अब पद्मजा और पुरुषोत्तम जी दोनों ही अपने काम में रेगुलर थे और इसीलिए उन दोनों को आसानी से छुट्टी मिल भी गई। और अब ये नायडू फैमिली के चारों मेंबर्स लग गए थे अपनी पूजा की प्रिपरेशन में। अब उनके नेबर्स के मुताबिक 24 जनवरी 2021 जो कि संडे था, उस दिन सुबह सुबह नायडू फैमिली के घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। और अब उसी दिन शाम को 7 बजे पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त को कॉल लगाया। ये दोस्त पद्मजा के कोचिंग सेंटर में ही काम करते थे और ये दोनों फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। तो अब जैसे ही पुरुषोत्तम जी ने ये कॉल अपने दोस्त को लगाया तो सामने से कॉल रिसीव हुआ और अब दोनों नॉर्मली अपने दिन के बारे में बात कर रहे थे। और अब उनके दोस्त को ये फील हुआ कि शायद से पुरुषोत्तम जी कुछ घबराए हुए से, कुछ डरे हुए हैं कि वो कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि पुरुषोत्तम जी क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, कुछ आप कहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। तभी पुरुषोत्तम जी ने एक बात बोली कि शायद से मैंने आज एक ऐसा काम कर दिया है जिसे मैं कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। और उसने अपने दोस्त को हर एक चीज़ डिटेल में बतानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर उसके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। अब पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त से कॉल में ये कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल यानी कि 25 जनवरी को उसकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। अब सामने से उसका दोस्त ये सुनकर शॉक्ड रह गया था। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका ये पढ़ा लिखा दोस्त ऐसी बातें कर रहा था। और अब जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभालते हुए वापस पुरुषोत्तम जी से ये पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या रीज़न है ये करने के पीछे। अब पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को ये समझाया कि उसकी दोनों बेटियों के अंदर कुछ पूरी शक्तियाँ थी जो कि उसकी बलि चढ़ाने पे ही ये कलयुग में ख़त्म हो जाएगी। और कल जब 25 जनवरी को सतयुग शुरू होगा तब उसकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी बिना किसी बुरी शक्तियों के। और अब इतना सुनते ही उसके दोस्त ने फ़ोन कट कर दिया और सीधा पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। और अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये सारी बात सुनी थी तो वो तुरंत ही नायडूज़ के घर पहुंच गए थे। और अब जैसे ही पुलिस नायडूज़ के घर पहुंच चुकी थी तो उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि लिटरली उसके घर में खून का पूल बना हुआ था, खून की नदी बह रही थी, जिसमें उनको सबसे पहले साईं दिव्या की बॉडी मिली जिसके ऊपर त्रिशूल से वार किया गया था और बाद में उसके सर में डंबल से मारा गया था। और अब पूजा घर में जाने के बाद उनको आलेख्या की भी बॉडी मिल गई थी जिसके ऊपर अगेन डंबल से वार किया गया था। और अब इन दोनों बेटियों को मारने के बाद उन्हें लाल साड़ी से रैप अप किया गया था और दोनों को मारने के बाद उनके सर से थोड़े से बाल भी काटे गए थे शिव भगवान को ऑफर करने के लिए, ताकि अगले दिन ये दोनों बेटियां अपनी शरीर में वापस आ सके। और अब जैसे ही ये पुलिस वाले पूजा रूम से बाहर आए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों ही बड़े आराम से बैठे हुए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि उसकी दोनों बेटियां बाजू के रूम में मरी पड़ी हुई थी। और अब पुलिस ने पद्मजा से पूछा कि ये सब किसने किया है। तभी वहाँ पे पद्मजा ने जवाब दिया कि ये सब कुछ हमने ही किया है और हमारी मर्जी से किया है। और इसमें उन दोनों बेटियों की भी मर्जी थी। ये पूरे परिवार ने अपने मर्जी से ये सब कुछ किया था ताकि इन सब के अंदर की बुरी शक्तियाँ खत्म की जाए कलयुग के खत्म होने से पहले। अब उनके अकॉर्डिंग कलयुग का वो आखिरी दिन था जो कि 24 जनवरी 2021 था। और अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोग ये बिलीव कर रहे थे कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग की वजह से उनमें ये बुरी शक्तियाँ आई थी, उनके पूरे परिवार में ये बुरी शक्तियाँ आ गई थी। और इसी की वजह से ये पूरा परिवार अपनी बलि चढ़ाना चाह रहे थे ताकि दूसरे दिन जब सतयुग शुरू हो जाए उस दिन ये सारे लोग अपनी बॉडी में वापस आ जाएंगे बिना किसी बुरी शक्तियों के। मतलब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पढ़ा लिखा परिवार ये सारी बातों में कैसे विश्वास कर सकता है। और अब पेरेंट्स के मुताबिक सबसे पहले उनकी छोटी बेटी साईं दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो। और जब ये बात उसकी बड़ी बहन नहीं मानी तब साईं दिव्या ने यह कहा कि अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं खुद से अपनी बलि चढ़ा दूंगी, मैं खुद से अपनी जान ले लूँगी, विच इज़ क्राइम। और अब यहाँ पे मैं ये क्राइम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे ये पाप था इस रिचुअल में,
तो अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को इस पाप से बचाने के लिए उसके ऊपर त्रिशूल से वार किया, और अब पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को नीचे लेटाकर उसके ऊपर डंबल से वार किया, और अब उसने अपनी छोटी बेटी साईं दिव्या के भी सर पर डंबल से मारा ताकि गलती से भी वो बच न जाए। और अब पद्मजा के मुताबिक इन दोनों बेटियों को मारने के बाद भी ये दोनों 1 घंटे तक जिंदा थी। अब यहाँ पे ये थोड़ा डिल्यूजन सा लग रहा है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इन दोनों बेटियों की बलि चढ़ाने के बाद इन दोनों पेरेंट्स को अपनी खुद की बलि चढ़ानी थी रात को 9 बजे, लेकिन उससे पहले ही पुरुषोत्तम ने डर में आकर अपने दोस्त को कॉल कर दिया था और ये सारी चीज़ बता दी थी। और अब पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था, और अब जैसे ही उन दोनों को अरेस्ट किया था तब पद्मजा लिटरली चिल्ला रही थी, एक साइको की तरह चिल्ला रही थी, और चिल्ला कर ये कह रही थी कि आप लोग बहुत ही गलत कर रहे हो, आप प्लीज़ हम दोनों को सिर्फ 1 दिन दे दो, हमारी दोनों बेटियां अपने आप ही शरीर में वापस आ जाएंगी। और वो पुरुषोत्तम पे भी चिल्ला रही थी कि तुम एक कायर हो, तुमने डर कर अपने दोस्त को सारी ये बात बता दी और उसी की वजह से हम दोनों अरेस्ट हो गए, तुमने हमारा प्लान खराब कर दिया है। और पद्मजा पुलिस वालों को भी ये कह रही थी कि आप प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारा जाने का टाइम हो गया है, आप प्लीज़ हमारा प्लान खराब मत करो। और अब 2 दिन तक इन दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया था, और अब 2 दिन के बाद भी ये दोनों अपने स्टेटमेंट पे अड़े हुए थे कि उनकी बेटी वापस से जिंदा हो गई होगी। अब पुलिस वालों ने भी पद्मजा को बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी दोनों बेटियों की डेथ हो चुकी है, वो वापस से जिंदा नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे पद्मजा उल्टा पुलिस पे ही चिल्ला रही थी कि ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, तुम लोगों ने शिव भगवान के ऑर्डर को रोका है, इसी की वजह से ये सब हुआ है। अब यहाँ पे पद्मजा ये बात भी बोल रही थी कि वही शिव भगवान का अवतार है और उसी ने कोरोना को अपने शरीर से बुलाया है, ना कि कोरोना चाइना से आया था, बल्कि पद्मजा ने खुद से कोरोना को बुलाया था। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लिप दिखा रहा हूँ जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे पद्मजा की मेंटल स्टेट क्या थी। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా అద్దులపడడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను చైనా నుంచి రాలేదు No need to test me for corona. 1 second. You are insulting me. Who are you to tell me? I am Shiva. From my body particle only corona came. You are not my husband. No. I am Shiva. तो अब ये सारी चीज़ देख कर पुलिस वालों को इतना तो क्लियर था कि इन दोनों की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो उन दोनों पे कार्यवाही करने से पहले उनको सबसे पहले साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया। अब जैसे इन दोनों को साइकेट्रिस्ट को दिखाया गया तो साइकेट्रिस्ट ने ये कहा कि ये पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। अब ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें कि 2 लोग जो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं वो दोनों सेम गोल या फिर सेम फिनोमिना में बिलीव करते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमन होते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों को अपने गोल्स के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तभी कुछ चीज़ इन्हें ट्रिगर करती है। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि अपने बिलीव्स और अपने गोल्स को अपने आसपास के लोगों के दिमाग में भर देता है, और ये आसपास के लोग भी उसी गोल में और उसी बिलीव्स में बिलीव करने लगते हैं, फिर चाहे वो सच हो या फिर वो झूठ हो। तो अब इस केस में होस्ट थी पद्मजा, जिसने अपनी पूरी फैमिली में ये रीबर्थ वाला डिल्यूजन फैलाया था, और ये पूरी फैमिली पद्मजा की बातों पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर रही थी। वो लोग यही बिलीव कर रहे थे कि पद्मजा के द्वारा बताई गई हर एक बात सच है। उनकी छोटी बेटी साईं दिव्या को भी अपनी माँ की बातों पे पूरी तरह से यकीन था, और इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन को कह रही थी कि तुम मेरी बलि चढ़ा दो। और उनकी बड़ी बेटी आलेख्या, वो भी सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट डाला करती थी, और उसके दिमाग में ये आ चुका था कि शिव भगवान वापस से धरती पर आ चुके हैं, और आलेख्या को यही लग रहा था कि उसकी मॉम ही शिव भगवान का अवतार है। और अभी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वालों ने
सबसे पहले पुरुषोत्तम और पद्मजा को मेंटल केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जो कि विशाखापट्टनम में थी, और उनके डिस्चार्ज के तुरंत बाद उन दोनों को मदनपाले के सब जेल में भेज दिया गया था। और अब इसी के साथ नायडू फैमिली का ये केस समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम स्टिल इन शॉक कि आज के ज़माने में भी हमें इस तरह की स्टोरी सुनने को मिल रही है। अब इंडिया में जहाँ पे अंधविश्वास का इतना बड़ा रोल है कि जब तक लोग अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उनके बिलीव्स अंधविश्वास की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे, हम लोगों को इस तरह की स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो जैसे कि आज की स्टोरी में ये होस्ट पद्मजा थी, जिसने अपने बिलीव्स और अपने अंधविश्वास की बातें अपनी फैमिली में फैलाए रखी थी, और उसका पूरा परिवार उसके बिलीव्स में आ गया था, और ये लोग ऐसा क्राइम कर बैठे थे। और ऐसी ही एक स्टोरी है बुरारी फैमिली की, जिसमें भी सेम नायडू फैमिली की तरह अंधविश्वास में बिलीव करके उन्होंने एक क्राइम कर दिया था। तो आगे जाके मैं बुरारी फैमिली की स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी अंधविश्वास की बातों में ना आए, किसी भी ऐसी बातों में विश्वास ना करें। और इसी के साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।